हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ भी होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग एन सी आर टी सिक्स क्लास का जो है साइंस का चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। और हम लोग जो है पिछले अध्याय में जो है अध्याय 5 को पढ़े थे, और जो है हमें उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को जो है देखे होंगे और काफ़ी समझ में भी आया होगा। तो आज का इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे सजीव की विशेषता एवं आवास, यानी सजीव जितने भी चीज़ हैं वो कैसे कैसे अपना जो है जीवन यापन करता है, और उसका क्या विशेषता है, और वो कहाँ पे रहता है, कैसे रहता है। तो वो सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे अभी कुछ थोड़ा समझते हैं हम लोग। जैसे मनुष्य का जो है एक घर होता है रहने का, उसी तरीके से जानवर का जो है घर होता है जंगल में होता है, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे, छोटे झाड़ी शाख होती है। तो वहाँ पर जो है अलग अलग तरह का जो जानवर, अलग अलग तरह का उन लोग का आवास होता है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले जो है कौन सा स्थान में कौन सा जो है जानवर पाया जाता है, कहाँ पे मनुष्य पाया जाता है। जैसे कि वन क्षेत्र में कौन सा जानवर पाया जाता है, पर्वत क्षेत्र में क्या पाया जाता है, मरुस्थल में क्या पाया जाता है, तो उनके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सजीव एवं उनका परिवेश, यानी सजीव जो जितना भी चीज़ है, वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और किसका जो है निवास यानी आवास स्थान, निवास कहाँ पे करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग जंगल के बारे में जानते हैं, जिसको वन हम लोग बोलते हैं। वन में जो है कौन सा जानवर रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं सबसे पहले कि जंगल, यानी जंगल में जो आवास करता है, जो निवास रहता है, तो उसमें शेर होता है, हिरन होता है, हाथी होता है, लोमड़ी, बाघ, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं। और वहाँ का जो है जंगल में जो है राज करता है। जैसे कि जंगल का जो है राजा कौन होता है, शेर होता है। उसके बाद जो है हिरन हो गया, हाथी हो गया, और लोमड़ी, बाघ, ये जितने भी जानवर है, ये सब जो है जंगल में रहने वाले जानवर हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं पर्वत क्षेत्र में जो है कौन सब रहता है, कौन सा जानवर रहता है। पर्वत क्षेत्र जो है ये हमारे इंडिया का जो है बहुत ही मशहूर पर्वत, बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जो बहुत ही मशहूर है। और वहाँ पे जो है काफ़ी लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, और वहाँ का जो जानवर को देखते हैं, उस जानवर को देख कर के जो है काफ़ी खुश होते हैं। जैसे हम लोग जो है याक याक को देखे होंगे। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले जो है याक का जो है कुछ तस्वीर को देखते हैं। यहाँ पे जो है देखिए, ये तस्वीर जो है याक का दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको याक का जो है तस्वीर दिखा हुआ देखे नहीं होंगे, तो उनका तस्वीर देख लीजिए। तो चलते हैं हम लोग जो है सबसे पहले अपना जो है पॉइंट को क्लियर करते हैं, जिसमें कि याक हो गया, भेड़िया हो गया, पर्वत बकरी हो गया। उसके बाद फर्न, ये झाड़ी होती है, पौधा होता है जिसका नाम जो है फर्न बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद खरगोश, ये सब जो है पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जानवर है। उसके बाद हम लोग जानते हैं मरुस्थल क्षेत्र में जो है कौन सा जानवर रहता है, उसके बारे में जानते हैं। मरुस्थल क्षेत्र में जो है पर्वत में मरुस्थल क्षेत्र में जो है पौधा कैसा होता है, और कौन सा पक्षी होता है, कौन सा जानवर होता है। जैसे रेगिस्तान का जो है जहाज किसे कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज जो है ऊँट को कहा जाता है। और ये जो है ऊँट ऊँट जो है रेगिस्तान का बहुत ही मजबूत जानवर है, जो वहाँ पे रहने रहता है, और काफ़ी जो है क्षेत्र भ्रमण करता है। ये जो है मरु ऊँट को जो है मरुस्थल का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका पैर जो है गद्देदार होता है, बालू में जो बहुत ही तेज़ी से जो है चलता है। उसके बाद जो है बबूल, ये जो है कौन पक्षी हो गया। उसके बाद जो है बिच्छू हो गया, उसमें जो मिट्टी में रहता है। और बहुत सारे ऐसे मतलब जानवर है जो रहते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या समुद्र में जो है क्या सब रहता है, उसके बारे में जानते हैं। समुद्र में आप लोग जो है अपना जीवन में देखे होंगे, आप लोग का घर का अगल बगल में जो है समुद्र भी होगा। और पानी वगैरह जो है, नदी वगैरह होता है, तो उसमें जो है देखे होंगे आप लोग। तो हम लोग समुद्र के बारे में जानते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो समुद्र में जो है मछली होती है, व्हेल एक मछली होता है, बहुत ही बड़ा होता है। और उसके शार्क हो गया, मगरमच्छ हो गया, केकड़ा हो गया, ये सब जो है समुद्र में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अन्य स्थान। अन्य स्थान मतलब जो कि हर चीज़ जहाँ जहाँ पाया जाता है। कौवा हो गया, गाय हो गया, मुर्गी, कुत्ता, कबूतर, ये सब जितने भी जो है पक्षी है, जितने भी जानवर हैं, ये अन्य स्थान में पाए जाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आवास एवं अनुकूलन क्या है, ये इसके बारे में जानते हैं।
तो हम लोग पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। किसी सजीव का वह परिवेश जिनमें वह रहता है उनका आवास कहलाता है। सही बात है। हम लोग का जो है रहने का जो घर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवास बोलते हैं। सही बात है। जो इंसान या जानवर जहाँ पे रहता है उसका उसको घर बोला जाता है या फिर उसको आवास बोला जाता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाते हैं अनुकूलन कहते हैं, है ना। यानी जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति के और उसके बाद जो है हम लोग जानेंगे लंबे पैर। और जैसे कि ऊँट हो गया, जो ऊँट का जो है काफ़ी लंबा पैर होता है, उसमें जो है मूत्र मूत्र विसर्जन और कम मात्रा में होती है। मल शुष्क होना, पसीने का ना आना ऊँटों को जो है मरुस्थलीय परिवेश में अनुकूलन बनाता है। यानी जिस क्षेत्र में जो चीज़ रहते 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 उसका आदत बन गया है, उस परिवेश उस वातावरण को जो है भाल गया है, तो उसी को अनुकूलन बोलता है। जिस तरीके से हम लोग जो है गर्मी वाला क्षेत्र में रहते रहते हम लोग का शरीर जो है गर्मी को महसूस करता है, उसका वातावरण को जो है ये कर लेता है, उसमें जो है बस जाता है, तो उसको जो है अनुकूलन कहा जाता है। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह जितने भी वहाँ के लोग हैं, तो वहाँ का जो है वातावरण, वहाँ का ठंडा क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, तो उनका जो है उस मौसम में उस ठंडा का वातावरण में जो है रहते रहते वहाँ का जो है अनुकूलन में बदल जाना, वहाँ के जो है रंग ढंग में बदल जाना, उसी को जो है अनुकूलन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, जिसमें कि मछली के बारे में बताया गया है। धारारेख शरीर सिल्कों से ढका होता है। यानी इसमें जो है मछली का जो है उसका जो है ये ऊपर का जो चमड़ा होता है जिसको सिल्क बोलते हैं, वो काफ़ी जो है मजबूत होता है। और जो है वो जिस तरीके से जो है धारा का जो है धारा के हिसाब से उसका जो है सिल्क परिवेश में बदल जाता है, धारा के तरह। शरीर में जो है मछली का जो है क्या होता है, गिल होता है, गिल क्लोम उपस्थित मछलियों को जल में रहने के अनुकूलन बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के को जानते हैं, जिसमें दिया हुआ है विभिन्न आवास। विभिन्न आवास अलग अलग तरह का जो है लोग अलग अलग तरह का चीज़ में रहते हैं, जगह में रहते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं सबसे पहले मरुस्थल में जो है क्या सब रहता है, कौन कौन रहता है, उनके बारे में जानते हैं। मरुस्थल में जल अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल में दिन में बहुत गर्म एवं रात में बहुत ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए परिवेश की आयु का उपयोग करते हैं, है ना। यानी मरुस्थल में जो है सही बात है कि मरुस्थल यानी जैसे राजस्थान हो गया, दिन के समय वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ का टेम्परेचर होता है, वहाँ का वहाँ का तापमान जो है काफ़ी होता है। उसके बाद जो है रात में जो वहाँ पे बहुत ही ठंड हवा चलती है, जिससे जो है वहाँ का बालू जो है बहुत ही जल्द जो है ठंडा हो जाता है और उसमें जो है नमी का महसूस होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं पर्वत क्षेत्र। पर्वत क्षेत्र में जो है वहाँ के जानवर कैसे आवास बना कर के रहते हैं, कैसे निवास करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ही ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। जंतुओं की त्वचा मोटी या फर पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर कर बकरी के मजबूत खुर होती है। यानी इसमें ये कह रहा है कि पर्वत क्षेत्र में जो है कुछ ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ पर जो है हिमपात यानी बर्फ़ जो है गिरने लगता है, या फिर बादल आके जो है किसी घर में घुस जाता है, तो वो बर्फ़ का रूप लेकर के पूरा घर को जाम कर देता है। हिमपात के माने होता है बर्फ़ का गिरना, या फिर बर्फ़ किसी बादल बन करके किसी घर में जाके घुस के उसको जो है जमा देना, उसी को हिमपात बोलते हैं। तो इसमें जो है कुछ जंतुओं का त्वचा जो है काफ़ी मोटी होती है और उसका जो है कुछ बकरियां जो होती है उसका जो है खुर जो होता है पैर का वो काफ़ी मजबूत होता है, ताकि जो है पत्थर में चलने में जो है उनके पैर को जो है किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो ये पॉइंट जो है हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं घास स्थल।
घास स्थल में जो है कौन कौन सा जो है जानवर निवास करता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मटमैला रंग, अग्रपाद में लंबे नख, चेहरे के सामने की आंखें शेर को क्रमशः घास में छुपने शिकार को खोजने में मदद करते हैं। यानी मटमैला मतलब होता है भूरा रंग का जो है घास होता है, तो उसमें जो है उसका जो है अग्र पाद में लंबे नख, यानी उगरा शेर का जो है बाघ जो होता है उसका जो है अग्र वाला मतलब आगे वाला जो पैर होता है उसमें नाखून जो है काफ़ी मतलब लंबा होता है। उसको जो है शिकार पकड़ने में जो है उसका पैर का अगला नाखून ही काफ़ी मदद करता है। तो उसके बाद जो है क्रमशः घास में छुपने, शिकार करने एवं शिकार को खोजने में मदद करता है। उसका जितना भी जो है ये जो रहता है शिकार, यानी कोई भी जानवर का शिकार करता है तो उसको जो है उस घास में जो है भूरा रंग का जो घास होता है उसमें अच्छी तरीके से जो है पहचान जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, मजबूत दांत, लंबे कान, सिर के पार्श्व में स्थित आंख, तेज गति, हिरन को क्रमशः कठोर तानों को चबाने, शिकारी की गति की जानकारी देने एवं शिकारी से दूर भागने में मदद करते हैं ना। ये हिरन हो गया, ये बाघ जो हिरन का शिकार करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलीय आवास के बारे में। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। सही बात है। तो जिस जगह जहाँ पे रहता है तो उसका उसी आवास हो जाता है। जैसे मनुष्य घर में रहता है, गांव में रहता है, तो उसका निवास जो है गांव में हो जाता है। जानवर जंगल में रहता है तो जंगल भी अलग अलग तरह का होता है। पर्वत क्षेत्र में होता है जंगल, जंगल होता है। और जो है समुद्र होता है, समुद्र में रहने वाले जीव को जो समुद्री जीव कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े कि जलीय आवास, तो जल में जितने भी चीज़ रहते हैं तो उसको जो जलीय आवास कहा जाता है। तो उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ, समुद्र के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें कि समुद्र में क्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए विलेय वायु का उपयोग करते हैं। जब तैरना होता है तो शरीर धारारेखीय हो जाता है। सही बात है। समुद्र में जो है जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं। समुद्र का जल जो है खारा होता है, तो उसमें जो है बहुत सारे ऐसे जीव है, जंतु हैं जो वो अपना जो है श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया जो है पानी से ही अपना जो है उपयोग करती है। क्योंकि जो है बहुत सारे ऐसे जलीय जीव है जो अपना जो है गिल क्लोम के द्वारा जो है अपना सांस का जो है सांस लेने की प्रक्रिया को पूरी करती है। तो पानी में जो है घुला हुआ जो ऑक्सीजन रहता है उसी को जो ग्रहण करके जो है अपना श्वसन की क्रिया को जो है पूरा करता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे तालाब एवं झील। तालाब एवं झील में रहने वाले जितने भी जंतु हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। लंबे एवं मजबूत पक्षपाद, मेढक को छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने एवं पक्षपाद में जाल युक्त पतंगुलियों उसे तैरने में सहायता करती है। यानी तालाब एवं झील में हम लोग देखे होंगे कि उसमें जो है जिसको मेढक बोलते हैं हम लोग, वो काफ़ी ये होता है, एक्टिव होता है। तो उसका लंबे मजबूत पक्षपाद यानी पीछे वाला पैर जो है बहुत ही मजबूत होता है और लंबा होता है। मेढक को छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने एवं पक्षपात के जलीय एवं पतंगुलियों से उसे तैरने में सहायता करती है। यानी मेढक का जो पिछले वाला जो पक्षपा ये होता है पैर होता है तो उसमें जो जाली नुमा होता है और उसको जो है तैरने में और छलांग लगाने में काफ़ी जो है मदद मिलती है। उसके बाद जो जानते हैं हम जलीय पौधे तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है तथा जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है तथा पत्तियां सकड़ी रिबन की तरह मुड़ने वाली कांटी की तरह होती है। यानी जल में जो पौधा होता है हरा कलर का, तो वो जो है बहुत ही हल्का होता है और जो आकार में बहुत छोटी होती है। पत्तियां जो इसका सक्रिय होती है। सही बात है। हम लोग कभी देखे होंगे, कभी नदी किनारे घूमने के लिए गए होंगे तो पानी के नीचे जो है छोटे छोटे पौधे होते हैं जो काफ़ी जो है खोखला होता है और हल्की होती है और उसमें जो है उसका पत्ती जो है सकरी टाइप का होता है।
उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं, हमारे आसपास के जीव, यानी हमारे आसपास में जो रहने वाले जितने भी जीव हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पौधे सजीव है परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। सही बात है। पौधा जो है किसी इंसान के तरह या फिर कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय, भैंस की तरह जो है वो अपना जो है जीवन एक जगह से दूसरे जगह लेके नहीं जा सकता है। पेड़ पौधे सजीव है लेकिन वो चल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है ध्यान दीजिए। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है फिर भी वह निर्जीव है, यानी जिसमें कि पौधे जो है, पौधे को हम लोग सजीव बोलते हैं लेकिन वो चल फिर नहीं सकता है। दूसरी ओर गाड़ी, बस हो गया, ट्रेन हो गया, जहाज़ हो गया, ये सब जो है चलती है लेकिन ये निर्जीव है। ये चलने के बावजूद भी है क्या है, ये निर्जीव है। तो ये सब पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जो है ध्यान से देखिए। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं लेकिन आकाश में अपने आकार में वृद्धि करने वाले बादल सजीव नहीं होते। पौधे एवं समय समय पर जो अपना वृद्धि करते जाता है लेकिन आकाश में उड़ने वाला जो बादल होता है, जो वृद्धि होता है, तो वो सजीव नहीं हो सकता। सही बात है। पौधे जो है अपने अंदर जो है विकास करते रहता है, वृद्धि होते रहता है, तो वो सजीव कहलाएगा। लेकिन उसी जगह जब बादल जो है आसमान में उड़ता है और बहुत ही वृद्धि करता है तो उसको करता है वृद्धि, लेकिन उसको हम लोग जो है सजीव नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो निर्जीव है। सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो इन्हें निर्जीव पदार्थ से अलग करते हैं। सही बात है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको हम लोग जो है आराम से जो है चेंज कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि कौन निर्जीव है कौन सजीव है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पौधा जो है चलेगा तभी सजीव होगा, ऐसा नहीं है। जो सांस लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, पौधा है, तो पौधा क्या होगा, सजीव होगा। बाकी बहुत सारे ऐसे पदार्थ है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो वैसे भी चीज़ जो है वो जो है सजीव नहीं कहलाएगा, वो निर्जीव होता है। जैसे बस हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, ये सब जो है क्या है, निर्जीव है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं जिसमें दिया हुआ है सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाले लक्षण, यानी जो सजीव होता है तो उसका क्या क्या लक्षण होता है, उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट में दिया हुआ है भोजन की आवश्यकता। भोजन जो है, भोजन कितना आवश्यकता है एक सजीव के लिए, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। सही बात है। जितने भी जो है सजीव हैं सबको जो है भोजन की आवश्यकता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो है प्रैक्टिकल किए होंगे या फिर महसूस भी किए होंगे कि हम लोग एक टाइम खाना नहीं खाते हैं तो हम लोग का जो एनर्जी जो है लॉस होने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। दूसरा टाइम नहीं खाएंगे तो और भी जो है हम लोग को कमजोरी फील होते रहेगा। तीसरा टाइम नहीं भी खाएंगे तो और उससे ज़्यादा जो हम लोग कमजोरी फील होगा। इसलिए जितने भी सजीव चीज़ हैं, पेड़ पौधा, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जितने भी चीज़ हैं सबको जो है भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग समझ गए सजीवों को जो है भोजन क्यों ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि जो है कैसे कैसे करता है सजीव लोग, उनके बारे में पढ़ेंगे। सभी सजीवों, पौधों एवं जंतुओं में वृद्धि होती है। सही बात है। हम लोग आज से जो है 20 साल पहले हम लोग बहुत ही छोटे थे और हम लोग का एज बढ़ते गया, हम लोग बड़े होते गए, और बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे आप अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, जो बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं जो एक साल में बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये सब जो है छोटा से जो बड़ा हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह का प्रक्रिया जहाँ पर भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। उसके बाद जो है 3 नंबर में बताया गया है श्वसन के बारे में। श्वसन मतलब समझिए आप लोग क्या होता है कि श्वसन जो है सांस लेने की प्रक्रिया को जो है श्वसन बोलता है। अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो हम लोग जो है जी नहीं पाएंगे। और हम लोग का जो है सांस लेने से क्या होता है कि सांस जब लेते हैं तो हम लोग का जो है ऑक्सीजन जो है ब्लड में आता है। ब्लड जो है, ब्लड में जो ऑक्सीजन आता है तो वो जो ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ने के बाद जो है ऊर्जा हम लोगों को देता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है
देखते हैं श्वसन में क्या डिफिनेशन दिया हुआ उसके बारे में जानते हैं। श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है ना। श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है, चाहे वो क्या हो, मनुष्य हो या जानवर हो या फिर पेड़ पौधा हो, सबको जो है श्वसन यानी सांस की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरी है। पौधों को जो है क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और मनुष्य को क्या चाहिए, और जानवरों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए जितने भी चीज़ हैं सबको जो है क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और पेड़ पौधों की क्या चाहिए, पेड़ पौधों को चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग जान देख सकते हैं कि ये जो है डायफ्राम का जो है दिया हुआ है, इससे जो हम लोग उसको समझ सकते हैं। और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, है ना। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है ना। सभी सजीव वस्तुएं अपनी परिवेश में होने वाली परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। यानी हम लोग जो अपने लाइफ में जो देखे होंगे, क्या छुई मुई का जो पौधा होता है, उनको अगर आप छू रहे हैं तो वो जैसे ही छुइएगा तो वो बिल्कुल ही मुरझा जाती है। तो मुरझाने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, अनुक्रिया बोलेंगे। और उसमें जो है हम लोग पकड़ करके जो है घुमाए, उसको उद्दीपन बोलेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसके बारे में, जो है क्या बोलता है इसको, उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, उत्सर्जन के बारे में। तो आइए चलते हैं, उत्सर्जन क्या है इसके बारे में जानते हैं। और जो है थोड़ा वेट कीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए उत्सर्जन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है। यानी हमारे दैनिक जीवन में जो है हम लोग बहुत सारे पदार्थ को, बहुत सारा भोजन को हम लोग खाते हैं, जिसमें जो है हर भोजन में जो है कुछ वेस्टेज होता है, जो वो जो है सही तरीके से पचता नहीं है। तो उसको जो है हम लोग उस अपशिष्ट पदार्थ को जो है निकालने यानी बाहर करने की प्रक्रिया को जो है हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो हम लोग अपने जीवन में जो है देखे होंगे, अपने लाइफ में, कि कभी कभी हम लोग का शरीर से जो है पसीना निकलता है। और जो है ये पसीना निकलता है, ये पसीना निकलता है जो ये बहुत ऐसे मतलब पदार्थ होते हैं जो सही ढंग से जो है इसका जो है पाचन नहीं होता है, जिसके वजह से जो है इसको जो है हम लोग पसीना के रूप में जो है बाहर निकालते हैं। जैसे मूत्र हो गया, ये सब जितने भी चीज़ है ये अपशिष्ट पदार्थ है। ये सब सारे पदार्थ को शरीर से बाहर यानी निष्कासन करने की प्रक्रिया को जो है हम लोग उत्सर्जन करते हैं। ये सिंपल भाषा में समझिएगा, विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है। तो ये जितने भी जो है पॉइंट दिए हुए हैं इसमें, इस सारे पॉइंट को जो है आप लोग नोट कीजिए और इसको याद कीजिए। ये डिफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है। उसके बाद जो है छठा नंबर में हम लोग देखेंगे पॉइंट में क्या दिया हुआ है। तो सभी जीव प्रजनन द्वारा अपने सुदृश्य संतान उत्पन्न करते हैं। सही बात है, प्रजनन जो है इसके बारे में जानते हैं हम लोग, प्रजनन क्या होता है। तो किसी भी जाति में या फिर किसी भी मनुष्य, जैसे कि मनुष्य हो गया या फिर जानवर हो गया या पेड़ पौधा हो गया, जब तक वो लोग जो है प्रजनन नहीं करेगा तब तक उसका वंश जो है आगे नहीं बढ़ता है। तो मनुष्य में ही देखे होंगे, जब एक मेल फीमेल मिलता है तो उसका प्रजनन होता है, प्रजनन की प्रक्रिया पूरा होता है और उससे एक संतान होती है, तो उससे जो है जनरेशन आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से जो है जानवर में भी देखे होंगे जो है उसका जो है बेबी वगैरह होता है, तो उससे जो है उसका जो है जानवर का जो है फैमिली बनता है। उसके बाद जो पौधे में देखे होंगे बहुत छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं जो उसका जो है बहुत सारा जंगल का उत्पन्न करता, निर्माण करता है।
तो इस ऐसी प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, प्रजनन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, जानते हैं गति के बारे में कि गति क्या होता है। हर एक आदमी जो है अपने लाइफ में जो है गति का जो है गति करते होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गति नहीं करेगा तो उसका जीवन यापन संभव हो पाएगा। जो व्यक्ति गति नहीं करेगा उसका जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए जो है गति करना बहुत ही ज़रूरी है। सभी जीवधारी गति करते हैं, पौधे की गतियाँ सीमित है। सही बात है। जितने भी जीवधारी यानी जीवधारी लोग हैं, जैसे मनुष्य हो गया और जानवर हो गया, ये सब जितने भी चीज़ है ये जो है गति करते हैं, लेकिन पौधे की गति जो है सीमित है। लेकिन पौधों में भी जो है आप देखेंगे कि कुछ ऐसे फूल है जो वो गति करते हैं, गति करती है। जित बहुत सारी ऐसी फूल हैं जो गति करती हैं। तो वो गति कैसे करती है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एक जो है सूरजमुखी फूल है। जो सूरजमुखी फूल आप लोग देखे होंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। जब सूरज उगता है तो सूरज का किरण जिधर से आता है, सूरजमुखी का फूल का जो है रुख जो होता है उसका उसी रुख में होगा। किधर होगा? जिधर सूरज का रोशनी जिधर से आती है उधर ही जो है फूल का जो है रुख होगा। अगर वो पश्चिम में सूरज रहेगी तो फूल का रुख जो होता है वो भी पश्चिम में रहेगा। जिधर जिधर सूरज की रोशनी जाएगी, जिधर से आएगी, सूरज जिधर जिधर जाएगी उधर उधर जो है फूल का जो है रुख जो होता है, जो फेस होता है उधर ही रहेगा। तो इसको जो है हम लोग गति बोलते हैं। तो हम लोग समझ गए, पेड़ पौधा गति नहीं कर सकता है लेकिन मनुष्य और जानवर गति कर सकता है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो जो है यहीं तक एंड करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो है ग्रुप में शेयर कीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।